देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इफ्यूजन एंड मॉलिक्यूलर बीम्स, निस्सरण तथा आणविक पुंज। जिसमें इफ्यूजन की डेफिनेशन आपके पास आ सकती है। यहाँ पे देखो थ्योरी है सिर्फ, इसमें फिजिक्स कुछ है नहीं। आवेशित कणों का अगर कोई बीम है, बीम हमें चाहिए, तो हम इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड का उपयोग करते हैं। विद्युत या फिर चुंबकीय क्षेत्र जो होते हैं वो आवेशित कण जो होते हैं, पार्टिकल जो होते हैं, उनको एक्सीलरेट कर सकते हैं। इसके अलावा उनको फोकस भी कर सकते हैं। लेकिन अगर पार्टिकल जो है वो उदासीन है, जैसे कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल या न्यूट्रल एटम, तो उसको करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड को यूज नहीं कर सकते। तो ऐसे न्यूट्रल एटम का बीम अगर हमें चाहिए तो उसके लिए कौन सी विधि यूज करते हैं? इफ्यूजन। तो इसमें क्या करते हैं कि किसी पात्र में साम्यावस्था में गैस है, ये वाला कंटेनर है सी, इसमें साम्यावस्था में कोई गैस भरी हुई है। उस गैस की दीवार में एक छोटा सा छिद्र कर देते हैं, यहाँ पे छोटा सा छिद्र कर दिया जाए तो गैस के बाहर का, अंदर तो गैस बहुत भरी हुई है, जैसे सिलेंडर के अंदर बहुत ज्यादा गैस भरी हुई होती है। तो जैसे ही हम उसमें छेद करेंगे, बाहर का टेम्परेचर, बाहर का जो प्रेशर वो बहुत कम है, तो जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो गैस के अणु है वो छिद्र से बाहर निकलेंगे। बाहर निकलने के बाद वो फैलेंगे, वो इस तरह से फैलते हैं। हमें पतली बीम चाहिए तो हम स्लिट लगा देंगे, स्लिट नंबर 1, स्लिट नंबर 2, स्लिट नंबर 3। पहली स्लिट की चौड़ाई ज्यादा होगी तो उसमें ज्यादा चौड़ी बीम आएगी, अगली स्लिट की चौड़ाई और कम कर देंगे, ऐसे करके अगली और चौड़ाई कम कर देंगे। तो जितनी पतली बीम हमें चाहिए उतनी ही पतली बीम जो है वो हमें मोलिकुलर बीम मिल जाएगी। इसे इफ्यूजन वाला मेथड कहते हैं। जो ये बैरियर्स है यहाँ पे B1 B2 जो बैरियर्स है, इनका व्यास घटते हुए क्रम में रखा जाता है। तो जैसे चांदी जैसे पदार्थों का बीम प्राप्त करना जो कि ठोस अवस्था में रहते हैं, इसके लिए अब सबसे पहले उसको गैस में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो कंटेनर सी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा रखते हैं या फिर किसी भट्टी की तरह उनको रखते हैं। तो ये हमारे पास इफ्यूजन कहलाता है। ठीक है, इससे मॉलिक्यूलर बीम हमें मिल जाती है। अब इसमें कंडीशन क्या है? पात्र की दीवार में छिद्र इतना छोटा बनाया जाता है कि अणुओं से पात्र में निकलने से, जब अणु पात्र से निकलते हैं तो पीछे वाली जो गैस है वो साम्यावस्था में बनी रहे। छिद्र इतना छोटा होना चाहिए। तो जितने समय में, यदि बाहर निकलने वाला अणु जितना समय छिद्र के पास में व्यतीत करता है, उतने समय में वो दूसरे अणुओं से टक्कर नहीं करना चाहिए। जैसे कि ये कंटेनर है, कोई अणु यहाँ पर है, अब जब तक वो यहाँ पर है वो अपने आसपास के अणुओं से टक्कर नहीं करना चाहिए, क्योंकि टक्कर करके हो सकता है वो वापस पीछे चला जाए। तो जब तक वो यहाँ पर है, हम ये चाहते हैं कि उसकी टक्कर दूसरे अणुओं से नहीं हो। तो अगर छिद्र का आकार d है, यानी इसका जो साइज है, मान लीजिए वो d है, अगर वो d है और अणु का माध्य मुक्त पथ मीन फ्री पाथ l है। मीन फ्री पाथ क्या होता है? अणु किसी दूसरे अणु से टकराया, टकराने के बाद वो किसी अणु नंबर 1 और अणु नंबर 2, हमारा रिक्वायर्ड पार्टिकल जब पहले अणु से टकराता है उसके बाद दूसरे अणु से टकराता है, तो पहली और दूसरी टक्कर के बीच में तय की गई दूरी, ये वो दूरी होती है जिसमें और कोई भी टक्कर नहीं होती है। इस पाथ को बोलते हैं फ्री पाथ। और ऐसे बहुत सारे पाथ होते हैं, उन सबका एवरेज लिया जाता है तो वो मीन फ्री पाथ होता है। तो अगर उसका मीन फ्री पाथ l है, यानी कि ये वो दूरी है जो वो बिना टकराए तय करेगा, और अणु की माध्य चाल c है, तो कंडीशन ये कहती है कि d/c का जो रेशो होता है वो l/c के रेशो से बहुत कम होना चाहिए। या d जो है, सिंपली आप तो ये लिखो, d जो है वो l से बहुत कम होना चाहिए। इसका कारण क्या है? देखो, l वो दूरी है जो वो बिना टकराए तय करता है, करेक्ट। अब मान लीजिए हमने इसकी चौड़ाई मानी d, और अणु जो है यहाँ पर है, उसका मीन फ्री पाथ है l, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई मान लीजिए l है। तो जब ये अणु जाएगा, या फिर ये जब लंबाई जो है वो l है, तो जब अणु इधर से जाएगा तो टकराएगा नहीं, बिल्कुल नहीं टकराएगा, और वो d तक आराम से आ जाएगा। कुल मिला के आप इसको यहाँ से समझ सकते हो कि d क्या बताता है। आपके पास यहाँ का छिद्र है, यानी कि ये जो लंबाई है वो तो d है, अणु यहाँ पे है, हम कह रहे हैं कि इसके आसपास जब वो टाइम स्पेंड कर रहा है तब वो दूसरे अणु से नहीं टकराना चाहिए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई मान लीजिए l है, तो l क्या है? उसका फ्री पाथ है, l जो है उसका फ्री पाथ है, यानी ये वो लंबाई है जो वो बिना टकराए तय करेगा। तो ये तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से यहाँ तक वो टकराएगा नहीं, और जैसे ही वो छिद्र तक पहुंचेगा वो बिना टकराए छिद्र के अंदर से बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर हमने d को ज्यादा कर दिया l से, कंडीशन उल्टी कर दी, तो हमारे पास क्या हो गया? ये तो हो गया हमारे पास d, और अणु जो है वो यहाँ पे है, और यहाँ पर इतना ही है उसका l, माध्य मुक्त पथ उसका इतना ही है। तो अणु यहाँ तक आते आते उसका टक्कर हो जाएगी, टक्कर होते या तो वो इधर चला जाएगा या वो इधर आ जाएगा, टकराएगा नहीं। इसलिए बिना टकराए छिद्र से बाहर निकलने के लिए जरूरी है कि उसका जो साइज है वो उसके मीन फ्री पाथ से क्या होना चाहिए? बहुत कम होना चाहिए। इसलिए ये कंडीशन यहाँ पे लगाई गई है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर लगा दी।
और ये चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इफ्यूजन में बस वो कंडीशन जो है वही इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है आपका, इसलिए मैं नहीं करवा रही हूँ, एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। इसके बाद सीधा आपका ये आता है, सिलेबस में तो नहीं है पर कई बार पूछा चला जाता है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्सवेल का जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला हमने दिया था वो थ्योरेटिकल था, अगर इसको एक्सपेरिमेंट से प्रूव करना हो तो कैसे प्रूव करेंगे, तो पहले इंग्लिश में मैं इफ्यूजन का वो दिखा देती हूँ। तो ये टॉपिक है इफ्यूजन वाला जो हमने अभी भी पढ़ा है, आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे नोट्स प्रिपेयर करना चाहते हैं तो इसको एक बार देख लीजिए। कंडीशन तक आ जाओ बस। कंडीशन ये डी इज वेरी वेरी लेस देन लेमडा होनी चाहिए। इन्होंने लेमडा लिखा है, मीन फ्री पाथ को लेमडा बोला है, और अपन ने एल को लिखा है। ठीक है, लेमडा और एल एक ही बात है, ये अपन कर ही नहीं रहे हैं। इसके अलावा एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। चलो, तो सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर ओ एक ओवन है, ओ जो है एक भट्टी है। अब ओ कहाँ पे है, ये रहा, ओवन है, ठीक है, भट्टी है। इसमें चांदी को गर्म कर लिया, सिल्वर करके गैस के फॉर्म में ले लिया, यानी इसमें सिल्वर रखी हुई है लेकिन वो कौन से फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है। और उसके बाद हमने यहाँ पर छोटा सा छिद्र कर दिया, छिद्र से वो बहुत सारे अणु बाहर निकले। यहाँ पे हमने स्लिट S1 लगा ली, उससे भी पतली स्लिट S2 निकाली, तो यहाँ से वो एक बीम में कन्वर्ट हो गया, फिर यहाँ से वो एक बीम में कन्वर्ट हो गया। फिर यहाँ पे हमने एक सिलेंडर लिया है, ये सिलेंडर स्क्रीन के परपेंडिकुलर रखा हुआ है, यानी ये सिलेंडर इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है, तो इसलिए हमें ये परपेंडिकुलर दिख रहा है। तो ये सिलेंडर के अंदर हमने एक ही जगह छेद कर रखा है, S3 की जगह, तो ये जब घूमता रहेगा तो इसके अंदर बाहर चिपकते रहेंगे अणु, लेकिन जब ये छिद्र बिल्कुल S2 के सामने आएगा तभी इसके अंदर से छिद्र जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास देखते हैं सिलेंडर घूम रहा है या उसके अंदर प्लेट घूम रही है। C एक सिलेंडर है जिसे अक्ष के प्रति 6000 परिक्रमण प्रति मिनट से घुमाया जाता है, ठीक है, घुमाया जा रहा है। यदि सिलेंडर विराम अवस्था में है, जब वो नहीं घूम रहा है, तो उस वक्त S3 जो है उससे अणु, मतलब जब वो स्थिर अवस्था में है तो S3 S2 S1 बिल्कुल एक दूसरे के सीध में है, ताकि S2 से निकलने वाला अणु S3 से भी निकल जाए, और वो निकल के सीधा एक कांच की प्लेट G पर टकराता है और कांच की प्लेट पर चिपक जाता है, ठीक है। और किसी भाग में पहुंचने वाले अणुओं की संख्या प्लेट पर परिणामी कृष्णता को माइक्रोफोटोमीटर से मापकर निर्धारित की जाती है। अणु जब यहाँ चिपकेगा तो लास्ट में किसी मेथड से हम उन अणुओं को काउंट कर लेंगे, ठीक है, या उसकी मोटाई को जो है वो काउंट कर लेंगे। जहां वो ज्यादा मोटाई की परत होगी वहां अणु ज्यादा टकराए, जहां कम परत होगी वहां कम टकराए। लेकिन जब सिलेंडर को घुमाया जाता है तो अणु सिलेंडर में केवल तब प्रवेश करेंगे जब S3 जो है वो अणु की बीम के सामने होगा। अगर घूर्णन दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, तो कांच की प्लेट दाईं ओर गति करेगी। अगर सिलेंडर को दाईं ओर गति करवाएंगे तो कांच की प्लेट भी दाईं ओर गति करेगी। तो अणु सिलेंडर के व्यास को पार करते हैं, अतः सिलेंडर की विराम अवस्था में जी पर एक रेफरेंस बिंदु हम लगा देते हैं, उसके सापेक्ष घूर्णी अवस्था में अगर प्लेट दाईं ओर घूम रही है और यहाँ से कोई पार्टिकल आ रहा है, तो ये क्योंकि दाईं ओर घूम रही है और ये कंटिन्यू इधर आ रहा है, यानी कि प्लेट का रेफरेंस पॉइंट अगर यहाँ पे है और प्लेट इधर घूम रही है और यहाँ से कोई पार्टिकल आ रहा है, तो जाहिर सी बात है वो प्लेट के बाईं तरफ इकट्ठे होंगे, पार्टिकल्स उस प्लेट के लेफ्ट हैंड साइड में चिपकेंगे अगर प्लेट राइट हैंड साइड में घूम रही है, करेक्ट। जितने अधिक धीरे चलेंगे अणु उतने ही ज्यादा बाईं तरफ दूरी पर वो जाएंगे। कारण अब समझाते हैं, कारण देखो एक बार, ये हमारी प्लेट है, ठीक है, प्लेट जो है स्पीड से निकल गई, मान लीजिए बहुत तेज प्लेट, तो मान लीजिए इसी स्पीड से जा रही है। अगर यहाँ से अणु गया तब तक प्लेट का ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है और डी पॉइंट है। प्लेट सीधा धीरे धीरे अणु आ रहा है, धीरे धीरे अणु आया तब तक जो है, मान लीजिए घूमते घूमते डी यहाँ पे आ गया तो वो डी पे चिपक गया, करेक्ट, यानी कि, लेकिन अगर अणु बहुत तेज आया तो वो बी पर ही चिपक गया। तो अणु की स्पीड अगर ज्यादा होगी तो वो प्लेट के कम लेफ्ट साइड में चिपकेगा, और अणु की स्पीड ज्यादा तेज होगी तो वो और ज्यादा पीछे की तरफ चिपकेगा। तो आई होप ये लाइन आपको समझ में आ रही होगी कि इंसिडेंट बीम जो है S3 में से गुजरने के बाद अणुओं की स्पीड जितनी ज्यादा होगी जी प्लेट के बाईं तरफ
उतनी ही मोटी परत अणुओं की बनती जाएगी। अब हम क्या करेंगे, उस भाग को तो दूरी के सापेक्ष हम उस वेलोसिटी के स्पेक्ट्रम को माप लेंगे, उसकी मोटाई। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, उतनी ही अधिक दूरी पर बाईं ओर होगा, तो प्लेट के किसी भाग की कृष्णता का निर्देश बिंदु हम लगा लेंगे प्लेट पर एक, उस रेफरेंस पॉइंट से यहाँ मान लीजिए इतनी मोटाई की परत जमी, और अणु तेज गति वाले यहाँ इकट्ठे हो गए, कम गति वाले यहाँ इकट्ठे हो गए, और कम गति वाले यहाँ इकट्ठे हो गए, और कम गति वाले यहाँ इकट्ठे हो गए। तो इससे जो है उस ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो ग्राफ बिल्कुल वैसा ही आएगा जैसा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन में आया है। ठीक है, ये सेकंड वाला हम नहीं करेंगे। फर्स्ट वाला जो है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो एक एक्सपेरिमेंट जो है एक ही हम करेंगे, एग्जाम में आता है तो ये वाला भी हम कर सकते हैं, बट हम मुझे पता नहीं है ये टॉपिक एक्चुअली सिलेबस में है या नहीं है, तो आप देख लेना, अगर सिलेबस में है तो आप कमेंट कर देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, अदरवाइज ये भी आपको समझ में आ जाएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम की केवल डेफिनेशन आपको याद रखनी है। ओके, सबसे पहले इंग्लिश मीडियम वालों को दिखा देते हैं ये देखो यहाँ पर आपके पास ये टॉपिक है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। कोई भी एक एक्सपेरिमेंट आपके पास आएगा तो आप ये वाला कर सकते हैं। ये डायग्राम जो है ये हमने कराया ही नहीं है। डिग्री ऑफ फ्रीडम की डेफिनेशन आपको याद रखनी है सिर्फ, किसी कण की संपूर्ण अवस्था या उसके विन्यास को निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र राशियों या निर्देशांकों की संख्या को उस कण की स्वातंत्र्य कोटि कहते हैं। देखो, किसी कण की संपूर्ण अवस्था, जैसे एक पार्टिकल है वो यहाँ पे घूम रहा है, आराम से घूम रहा है, तो उसकी गति को बताने के लिए या उसका कॉन्फ़िगरेशन बताने के लिए हमें कितने निर्देशांक चाहिए, एक्स वाई जेड, क्योंकि वो तीनों दिशाओं में गति करने के लिए फ्री है, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई, 2 हो गई। लेकिन अगर मैं कहूँ कि वो केवल एक्स वाई प्लेन में मूव कर सकता है तो जेड एक्सिस पे जा नहीं सकता, तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई, 2। और अगर केवल एक वायर है, उस पर एक मोती फिसल सकता है तो वो केवल एक डायरेक्शन में जा सकता है, तो उस कंडीशन में हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 1 हो गया। तो किसी कण की संपूर्ण अवस्था या विन्यास को निर्धारण करने के लिए आवश्यक स्वतंत्र राशियों या निर्देशांकों की संख्या को डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। यहाँ पर भी देख लीजिए, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स or independent quantities which are required to describe the entire state or configuration of the particle is called its degree of freedom। degree of freedom में आपके पास केवल definition पूछी जाएगी, derivation आपको नहीं पूछा जाएगा। derivation आपके पास आएगा principle of equipartition of energy, इसका भी आपको सिद्धांत भी पूछा जा सकता है केवल short टाइप आंसर में, तो प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं पहले और उसके बाद हम इसके डेरिवेशन पे चलेंगे। ठीक है, ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।